चली कहानी, चली कहानी। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई। ढाई आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होई। और वहीं लिखा गया है कि प्रीति पुरानी न होत है, जो उत्तम से लाग। सो बरसा जल में रहे, पत्थर ना छोड़े आग। यानी कि प्रेम कभी पुराना नहीं होता। अगर आपने किसी उच्च कोटि के इंसान से एक उत्तम प्रेम किया है तो कहते हैं कि पानी, जो बारिश के पानी में पत्थर रहते हैं कई बरसों तक, उनसे आग नहीं निकलती। यानी अगर आपने प्रेम किया है जैसे उस पत्थर ने पानी से, तो उसके अंदर से वो प्रेम नहीं निकल सकता। वो हमेशा वहीं रहेगा बरसों तक। आज ऐसी ही एक कहानी लेकर आया हूं। मैं हूं कहानी वाला रजत। ये है रेडियो सिटी पर चली कहानी। इस सीरीज में हम राजस्थानी लोक कथाएं आप तक लेकर आ रहे हैं। राजस्थानी सुनहरी मिट्टी यानी रेगिस्तानी मिट्टी ने किस किस तरह की लोक कथाओं को अपने अंदर समेट रखा है, ये हम आपको बता रहे हैं। रेगिस्तान की सुनहरी मिट्टी में छिपा प्यार का जो लाल रंग है, उसी से जुड़ी एक कहानी हमने आपको इस कड़ी के पिछले हिस्से में सुनाई थी, ढोला मारू की प्रेम कहानी। इस बार मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक और अमिट प्रेम कहानी राजस्थान की। ये कहानी है मूमल महेंद्र की प्रेम कहानी। ये उस वक्त की बात है जब राजस्थान के पास में ही सिंध प्रांत हुआ करता था, और वहीं जो हिस्सा अमरकोट अब पाकिस्तान में कहलाता है, वहां रहता था महेंद्र। और जैसलमेर में रहा करती थी वो प्रख्यात सुंदरी मूमल, जिसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक फैले थे। उन दोनों के प्यार की कहानी है ये मूमल महेंद्र की प्रेम कथा। आइए सुने चली कहानी में। गुजरात का हमीर जडेजा अपने ससुराल अमरकोट यानी सिंध आया हुआ था। उसका विवाह अमरकोट के राणा वीसल दे सोढ़ा की पुत्री से हुआ था। राणा वीसल दे का पुत्र महेंद्र व हमीर हमउम्र थे, इसलिए उन दोनों में खूब जमा करती थी। साथ साथ खेलते, खाते पीते, शिकार करते और मजे में रहते। एक दिन दोनों शिकार करते वक्त एक हिरण का पीछा करते करते दूर लोद्रवा राज्य की काक नदी के पास आ पहुंचे। ये लोद्रवा राज्य जैसलमेर का हिस्सा ही है। उनका शिकार वो हिरण अपनी जान बचाने के लिए काक नदी में कूद गया। ये वो दौर था जब काक नदी उस रेगिस्तान से भी बहा करती थी। उन दोनों ने ये सोचा कि इस बेचारे हिरण ने जब जल में शरण ले ही ली है तो उसे क्या मारना। शिकार को छोड़ दोनों ने जैसे ही इधर उधर नजर दौड़ाई तो नदी के उस पार उन्हें एक सुंदर बगीचा व उसमें बनी एक 2 मंजिली झरोखेदार मेड़ी दिखाई दी। ये मेड़ी एक बड़ा ही खूबसूरत सा भवन होता है, जिसके कुछ अवशेष आज भी जैसलमेर में मौजूद हैं। अगर कभी उस हिस्से में आपका जाना हो तो वहां जाकर मूमल की मेड़ी जरूर देखिएगा। इस सुनसान स्थान पे इतना सुहावनी और खूबसूरत सी जगह देखकर उन दोनों राजकुमारों की तबीयत खुश हो गई। अपने घोड़े नदी में उतार कर दोनों ने नदी को पार किया और बगीचे में प्रवेश किया। इस वीरानी जगह पर इतना सुंदर बाग देखकर दोनों आश्चर्यचकित थे कि अपने पड़ोस में ऐसा नखलिस्तान, ऐसी खूबसूरत जगह है और हमें पता ही नहीं। क्योंकि अभी तक तो दोनों ने ऐसे नखलिस्तान के बारे में सौदागरों से सिर्फ बातें सुनी थी। उनकी आवाज सुनकर मेड़ी में बैठी मूमल ने झरोके से नीचे झांक कर देखा तो उसे गर्दन पर लटके लंबे काले बाल, भौं तक तनी हुई मूछें, चौड़ी छाती और मांसल भुजाओं वाले 2 खूबसूरत नौजवान अपना पसीना सुखाते हुए दिखाई दिए। बागीचे में बैठकर वो आराम कर रहे थे। मूमल ने तुरंत अपनी दासी को बुलाकर कहा कि नीचे जा, नौकरों से कह कि इन सरदारों के घोड़े पकड़ें और इनके रहने खाने का इंतजाम करें। दोनों किसी अच्छे राजपूत घर के लगते हैं, शायद रास्ता भूल गए हैं। इनकी अच्छी खातिर होनी चाहिए। मूमल जो लोद्रवा की राजकुमारी थी, उसकी बात कोई नहीं डाल सकता था। उसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक थे और यह भी बताया जाता था कि वो
इस तरह की जादुई मेड़ी में रहा करती थी जहां पर अगर कोई राजकुमार उसका दिल जीतने में पूरी तरह से सफल होता तो वो शायद उससे शादी कर लेती। किस्से तो थे, लेकिन इन किस्सों का हुआ क्या, आइए सुने आगे कहानी में। मूमल ने नौकरों को आदेश दिया। मूमल के आदेश से नौकरों ने उन दोनों के आराम की व्यवस्था की, उन्हें भोजन कराया। तभी मूमल की एक सहेली ने आकर दोनों का परिचय पूछा। हमीर ने अपना और महेंद्र का परिचय दिया और पूछा कि तुम किसकी सहेली हो? ये सुंदर बाग व झरोखेदार मेड़ी किसकी है और हम किस सुलक्षणी के मेहमान हैं? मूमल की सहेली कहने लगी, क्या आपने मूमल का नाम नहीं सुना, उसकी चर्चा नहीं सुनी? मूमल जो जग प्यारी मूमल के नाम से पूरे माहड़ यानी जैसलमेर देश में प्रसिद्ध है, जिसके रूप से ये सारा प्रदेश महक रहा है, जिसके गुणगानों का बखान ये काक नदी कल कल करके गा रही है और कर रही है। ये झरोकेदार मेड़ी व सुंदर बाग उसी मूमल का है जो अपनी सहेलियों के साथ यहां अकेली ही रहती है। ये कहकर सहेली वहां से चली गई। तभी भोजन का झूठा थाल उठाने आया एक नौकर बताने लगा, सरदारों, आप मूमल के बारे में क्या पूछते हो? उसके रूप और गुणों का तो कोई पार नहीं। वो शीशे में अपना रूप देखती है तो शीशा भी शर्म के मारे टूट जाता है। श्रृंगार कर बाग में आती है तो चांद शर्मा कर बादलों में छिप जाता है। उसकी मेड़ी की दीवारों पर कपूर और कस्तूरी का लेप किया हुआ है। रोज ओखलियों में कस्तूरी कूटी जाती है। मन मन दूध में वो रोज स्नान करती है। शरीर पर चंदन का लेप लगाती है। मूमल तो इस दुनिया से अलग है, भगवान ने वैसी दूसरी नहीं बनाई। कहते कहते वो नौकर बताने लगा कि अखन कुंवारी मूमल पुरुषों से दूर ही अपने ही राग रंग में डूबी रहती है। एक से एक खूबसूरत, बहादुर, गुणी, धनवान, जवान राजकुमार राजा मूमल से शादी करने आए, पर मूमल ने न तो उनकी ओर देखा और न ही उसे कोई भी पसंद आया। मूमल ने प्रण ले रखा है कि वह विवाह उसी से करेगी जो उसका दिल जीत लेगा, नहीं तो पूरी उम्र वो कुंवारी रहेगी। कुछ ही देर में मूमल की सहेली ने आकर उनसे कहा कि आप दोनों में से एक को मूमल ने बुलाया है। अमीर ने अपने साले महेंद्र को जाने के लिए कहा, पर महेंद्र ने हमीर से कहा कि पहले आप। अमीर को मेड़ी के पास छोड़ सहेली ने कहा कि आप भीतर जाएं, मूमल आपका इंतजार कर रही है। अमीर जैसे ही मेड़ी के आगे चौक में पहुंचा तो देखा आगे उसका रास्ता रोके एक बड़ा खूंखार शेर बैठा है और दूसरी ओर देखा तो एक अजगर रास्ते पे बैठा दिखाई दे रहा था। हमीर ने सोचा कि मूमल कोई डायन लगती है और नखलिस्तान रचकर पुरुषों को अपने जाल में फंसा कर मार देती है। वह तुरंत उल्टे पांव वापस अपने चौक से निकल आया। अमीर और महेंद्र आपस में बातें कर ही रहे थे कि तब तक मूमल की सहेली आ गई और महेंद्र से कहने लगी कि आप आइए, मूमल आपका इंतजार कर रही है। महेंद्र ने अपना अंग रखा पहना, हाथ में भाला लिए सहेली के पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया। सहेली ने उसे हमीर की तरह चौक में छोड़ दिया। महेंद्र को भी चौक में रास्ता रोके शेर बैठा नजर आ रहा था। उसने तुरंत अपना भाला लिया और शेर पर पूरे वेग से प्रहार कर दिया। शेर जमीन पर लुढ़क गया और उसकी चमड़ी से भरा भूसा बाहर निकल आया। महेंद्र ये देख मन ही मन मुस्कुराया कि मूमल उसकी परीक्षा ले रही है। तभी उसके आगे अजगर बैठा दिखाई दिया। महेंद्र ने भूसे से भरे उस अजगर के भी अपनी तलवार के प्रहार से टुकड़े टुकड़े कर दिए। अगले चौक में महेंद्र को पानी भरा नजर आया। महेंद्र ने पानी की गहराई नापने हेतु जैसे पानी में भाला डाला कि ठक की आवाज आई। महेंद्र समझ गया कि वो पानी जिसे समझ रहा है वो सिर्फ कांच का फर्श है। कांच का फर्श पार कर सीढ़ियां चढ़कर महेंद्र मूमल की मेड़ी में प्रविष्ट हुआ। आगे मूमल खड़ी थी, जिसे देखते ही महेंद्र ठिठक गया। मूमल ऐसे लग रही थी जैसे काले बादलों में बिजली चमक रही हो। एड़ी तक लंबे काले बाल मानो काली नागिन से सर से जमीन पर लौट रहे हों। चंपे की डाल जैसी कलाइयां, बड़ी बड़ी सुंदर आंखें ऐसी लग रही थी जैसे मद भरे प्याले हों। तपे हुए कुंदन जैसे बदन का रंग, वक्ष जैसे किसी सांचे में ढल गया हो, पेट जैसे पीपल का पत्ता हो और अंग अंग जैसे उफन रहा हो। मूमल का ये रूप देखकर महेंद्र के मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, न किसी मंदिर में ऐसी मूर्ति होगी और न किसी राजा के रणवास में ऐसा रूप होगा।
महेंद्र तो मूमल को ठगा सा देखता ही रहा। उसकी नजरें मूमल के चेहरे को एकटक देखी जा रही थी। दूसरी ओर मूमल मन में कह रही थी कि क्या तेज है इस नौजवान के चेहरे पर, और नयन तो क्या खंजर हैं। दोनों की नजरें आपस में ऐसी गड़ी कि हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिर मूमल ने नजरें नीचे कर महेंद्र का स्वागत किया। दोनों ने खूब बातें की। बातों ही बातों में दोनों ने एक दूसरे को कब दिल दे दिया पता ही नहीं चला, और न ही पता चला कि कब रात खत्म हो गई और कब सुबह का सूरज निकल आया। उधर हमीर को महेंद्र के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए सोचकर नींद ही नहीं आई। सुबह होते ही उसने नौकर के हाथ संदेशा भेजा, महेंद्र को बुलवाया और चलने को कहा। महेंद्र का मूमल को छोड़कर वापस जाने का मन तो नहीं था, पर वो मूमल से ये कहकर कि मैं फिर आऊंगा मूमल, बार बार आकर तुमसे मिलूंगा, दोनों वहां से चल दिए। हमीर गुजरात अपने वतन रवाना हुआ और महेंद्र अपने राज्य अमरकोट। मूमल से वापस आकर मिलने का वादा कर महेंद्र अमरकोट के लिए रवाना तो हो गया, पर पूरे रास्ते उसे मूमल के अलावा कुछ और दिखाई ही नहीं दे रहा था। वो तो सिर्फ यही गुनगुनाता जा रहा था कि महारी माड़े चिए मूमल, हाले नी अमराणे देश, मेरी मांड देश की मूमल, जिसका मतलब था कि मेरी मांड देश की मूमल यानी जैसलमेर की मूमल, आओ मेरे साथ मेरे अमरकोट यानी मेरे देश चलो। महेंद्र अमरकोट पहुंचा। वहां उसका दिन तो किसी तरह से कट गया, पर शाम होते ही उसे मूमल ही मूमल नजर आने लगती। वो जितना अपने मन को समझाने की कोशिश करता उतना ही मूमल की यादें और बढ़ जाती। वो तो यही सोचता कि कैसे लौद्रवे राज्य पहुंचकर मूमल से मिला जाए। आखिर उसे सूझा कि अपने ऊंटों के टोले में एक ऐसा ऊंट खोजा जाए जो रातों रात लौद्रवे जाकर सुबह होते ही अमरकोट वापस आ सके, क्योंकि यह रास्ता कोई छोटा मोटा रास्ता नहीं था। रेगिस्तान में 100 कोस का रास्ता पूरा करना था। इतनी लंबी दूरी तय करना आसान बात नहीं थी, वो भी तब जब किसी को पता ना चले और महेंद्र रात को जाकर सुबह लौट भी सके। उसने अपने राय का रामू जो ऊंट चराने वाला था उसको बुलाकर पूछा, तो रामू ने बताया कि उसके टोले में एक चीतल नाम का ऊंट है जो बहुत तेज दौड़ता है। वो उसे आसानी से रात को लौद्रवे ले जाकर वापस सुबह होने से पहले ला सकता है। फिर क्या था, रामू राय का रोज शाम को चीतल ऊंट को सजाकर महेंद्र के पास ले आता और महेंद्र चीतल पर सवार होकर चीतल को अपनी एड़ी लगाकर लोद्रवा मूमल के पास जा पहुंचता। तीसरे प्रहर महेंद्र फिर चीतल पर चढ़ता और सुबह होने से पहले अमरकोटा पहुंचता। महेंद्र विवाहित था, उसकी 7 पत्नियां थी। मूमल के पास से वापस आने पर वह सबसे छोटी पत्नी के पास आकर सो जाता। इस तरह कई महीने बीत गए। उसकी यह दिनचर्या चलती रही। इन महीनों में वो बाकी पत्नियों से तो मिलता तक नहीं था, इसलिए वे सभी छोटी बहू से ईर्ष्या करने लगी और एक दिन जाकर इस बात पर उन्होंने अपनी सास से जाकर शिकायत की। सास ने छोटी बहू को समझाया कि बाकी पत्नियों को भी महेंद्र ही ब्याह कर लाया है, उनका भी उस पर हक बनता है, इसलिए महेंद्र को उनके पास जाने से मत रोका कर। तब महेंद्र की छोटी पत्नी ने अपनी सास को बताया कि महेंद्र तो उसके पास रोज सुबह होने से पहले आता है और आते ही सो जाता है। उसे भी उससे बात किए 7-8 महीने हो गए। वो कब कहाँ जाते हैं, कैसे जाते हैं, क्यों जाते हैं, मुझे कुछ नहीं पता। छोटी बहू की बातें सुन महेंद्र की मां को शक हुआ और उसने ये बात अपने पति राणा वीसलदे को बताई। चतुर वीसलदे ने छोटी बहू से पूछा कि जब महेंद्र आता है तो उसमें क्या कुछ खास नजर आता है। छोटी बहू ने बताया कि जब रात के आखिरी प्रहर महेंद्र आता है तो उसके बाल गीले होते हैं जिनमें से पानी टपक रहा होता है। चतुर वीसलदे ने बहू को हिदायत दी कि आज उसके बालों के नीचे कटोरा रखकर उसके भीगे बालों से टपके पानी को इकट्ठा करके मेरे पास लाना। बहू ने यही किया। कटोरे में एकत्र पानी वीसलदे के सामने हाजिर किया। वीसलदे ने पानी चखकर कहा कि यह तो काक नदी का पानी है, इसका मतलब महेंद्र जरूर मूमल की मेड़ी में उसके पास जाता होगा। महेंद्र की 7 पत्नियों को तो मूमल का नाम सुनकर जैसे आग लग गई। उन्होंने आपस में सलाह करके ये पता लगाया कि महेंद्र वहां जाता कैसे है। जब उन्हें पता चला कि महेंद्र चीतल नाम के ऊंट पर सवार होकर मूमल के पास जाता है तो दूसरे दिन उन्होंने चीतल ऊंट के पैर तोड़वा दिए ताकि उसके बिना महेंद्र मूमल के पास ना जा पाए। रात होते ही जब रामू राय का चीतल को लेकर नहीं आया तो महेंद्र उसके घर आ गया। वहां उसे पता चला कि चीतल के तो उसकी पत्नियों ने पैर तोड़वा दिए हैं। तब उसने रामू रायका से चीतल जैसा दूसरा ऊंट मांगा।
रामू ने कहा कि उसके टोले में एक तेज दौड़ने वाली छोटी ऊंटनी है, टोरडी। वो है तो सही, पर कम उम्र होने के चलते वो चीतल जैसी सुलझी हुई और अनुभवी नहीं है। आप उसे ले जाएं, पर ध्यान रहे उसके आगे चाबुक ऊंचा ना करें। चाबुक ऊंचा करते ही वो चमक जाती है और जिधर उसका मुंह होता है वो उधर दौड़ना शुरू कर देती है, तब उसे रोकना मुश्किल है। महेंद्र टोरडी पर सवार होकर लोदरवा के लिए रवाना होने लगा, पर मूमल से मिलने की बेचैनी के चलते वह भूल गया कि चाबुक ऊंचा नहीं करना है। और चाबुक ऊंचा करते ही टोरडी ने एड़ी लगाई और वो सरपट भागने लगी। अंधेरी रात में महेंद्र को रास्ता भी नहीं पता चला कि वो कहां पहुंच गया। थोड़ी देर में महेंद्र को एक झोंपड़े में दिया जलता नजर आया। वहां जाकर उसने उस क्षेत्र के बारे में पूछा तो पता चला कि वो लोदरवा यानी जैसलमेर की जगह बाड़मेर पहुंच गया है। रास्ता पूछ जब महेंद्र लोदरवा पहुंचा तब तक रात का तीसरा पहर बीत चुका था। मूमल उसका इंतजार करके सो चुकी थी। उसकी मेड़ी में दिया जल रहा था। उस दिन मूमल की बहन सूमल भी मेड़ी में आई थी। दोनों की बातें करते करते आंख लग गई थी। सहेलियों के साथ दोनों बहनों ने देर रात तक खेल खेले थे, जिसमें सूमल ने खेल में पुरुषों के कपड़े पहनकर पुरुष का अभिनय किया था और ये बातें करती करती पुरुष के कपड़ों में ही मूमल के पलंग पर उसके साथ सो गई। महेंद्र मूमल की मेड़ी पे पहुंचा। सीढ़ियां चढ़ जैसे ही मूमल के कक्ष में घुसा और देखा कि मूमल तो किसी पुरुष के साथ सो रही है। ये दृश्य देखते ही महेंद्र को लगा जैसे उसे एक साथ 1000 बिच्छुओं ने काट लिया हो। उसके हाथ में पकड़ा चाबुक वहीं गिर गया। वो जिन पैरों से आया था उन्हीं से चुपचाप बिना किसी को कुछ कहे वापस अमरकोट लौट गया। वो मनी मन सोचता रहा कि जिस मूमल के लिए मैं प्राण तक न्योछावर करने के लिए तैयार था, वो मूमल ऐसी निकली। जिसके लिए मैं कोसों दूर से रोज जाया करता था, वो पुरुष के साथ यूं सोई मिलेगी। धिक्कार है ऐसी औरत पर। सुबह आंख खुलते ही मूमल की नजर जैसे महेंद्र के हाथ से छूटे चाबुक पर पड़ी। वो समझ गई कि महेंद्र आया था, पर शायद किसी बात से नाराज होकर चला गया। उसके दिमाग में कई कल्पनाएं आने लगी। कई दिनों तक तो मूमल महेंद्र का इंतजार करती रही कि वो आएगा, और जब आएगा तो सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। पर महेंद्र नहीं आया। मूमल उसके वियोग में फीकी पड़ने लगी। उसने श्रृंगार करना छोड़ दिया, खाना पीना भी छोड़ दिया। उसकी कंचन जैसी काया काली पड़ने लगी। उसने महेंद्र को कई चिट्ठियां लिखी, पर महेंद्र की पत्नियों ने वो चिट्ठियां महेंद्र तक पहुंचने नहीं दी। आखिर मूमल ने एक गायक जो कहानियों को गा गा कर सुनाते हैं, उसको बुलाया और महेंद्र के पास भेजा, पर उसे भी महेंद्र से मिलने नहीं दिया गया। पर वो किसी तरह महेंद्र के महल के पास पहुंचा और वहां जाकर गाने में कामयाब हो गया। रात पढ़ते पढ़ते उसने माढ़ राग में गाना शुरू किया। तुम्हारे बिना सोढ़ा राण, ये धरती धुंधली, तेरी मूमल रानी है उदास। मूमल के बुलावे पर असल प्रियतम महेंद्र अब तो घर आओ। इस तरह के गीत सुनाए। उसके द्वारा गाई गई मांड सुनकर भी महेंद्र का दिल नहीं पसीजा। उसने ढोली को कहला भेजा कि मूमल से कह देना, न तो मैं रूप का लोभी हूं और न ही वासना का कीड़ा। मैं अपनी आंखों से उस रात उसका चरित्र देख चुका हूं। जिसके साथ उसकी घनिष्ठता है उसके साथ ही रहे, मेरा उससे कोई संबंध नहीं। उस गायक ने ये सारी बातें मूमल को सुनाई। मूमल के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। अब उसे समझ आया कि महेंद्र क्यों नहीं आया था। मूमल ने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि उस पर ऐसा कलंक लगेगा। उसने तुरंत अमरकोट जाने के लिए रथ तैयार करवाया, ताकि अमरकोट जाकर महेंद्र से मिलकर उसका भ्रम दूर किया जा सके, उसका वहम दूर किया जा सके कि वो कलंकिनी नहीं है और उसके सिवाय मूमल का कोई नहीं है। अमरकोट में मूमल के आने व मिलने का आग्रह पाकर महेंद्र ने सोचा, शायद मूमल पवित्र है, लगता है मुझसे ही कोई गलतफहमी हो गई होगी। उसने मूमल को संदेशा भिजवाया कि वो सुबह मिलने आएगा। मूमल को इस संदेशे से काफी आशा बंधी। रात को महेंद्र ने सोचा कि देखें मूमल मुझसे कितना प्यार करती है। तो सुबह उसने अपने नौकर को सिखाकर भेजा मूमल के डेरे पर। नौकर रोता पीटता मूमल के डेरे पर पहुंचा और कहने लगा कि महेंद्र जी को तो रात में काले नाग ने डस लिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई है। नौकर के मुंह से इतना सुनते ही मूमल पछाड़ खाकर धरती पर गिर पड़ी और पड़ते ही महेंद्र के वियोग में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। महेंद्र को जब मूमल की मृत्यु का समाचार मिला तो वो सुनकर उसी वक्त पागल हो गया और सारी उम्र हाय मारी प्यारी मूमल, हाय मारी प्यारी मूमल कहता फिरता रहा। प्यार करने वालों को प्यार मिले या ना मिले ये तो तकदीर में लिखा होता है, लेकिन प्यार करने की शिद्दत
और उस प्यार को निभाने की ताकत वो उनके भीतर ही छुपी होती है। अगर जिंदगी में किसी से प्यार है तो उससे मिलने की, उस प्यार को निभाने की शिद्दत बाहर नहीं, अपने अंदर ही खोजना, वो आपको जरूर मिलेगी। राजस्थानी लोक कथाओं की इस सीरीज में एक और कहानी लेकर लौटूंगा मैं हूं कहानी वाला रजत। आप सुन रहे हैं चली कहानी रेडियो सिटी पर। चली 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 कहानी, चली कहानी, चली कहानी।